हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट परचम क्लासेस। आज के सेशन में हमें देखो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक करना है जिसका नाम है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 में आते हैं। इस वीडियो में हम सभी आर्टिकल्स तो नहीं कर पाएंगे, बट जितना पॉसिबल है हम उसको करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग पार्ट्स में इन वीडियोस को करेंगे। अभी पहला पार्ट आपको फंडामेंटल राइट का मिल रहा है। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बताती हूँ सवाल बुक के बारे में। ये हमारी करंट अफेयर की ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू की बुक है, जिसके अंदर क्या होगा, आप लोग अपने करंट अफेयर की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस बुक की जो पीडीएफ है वो क्वार्टरली बेसिस पे आपको मिलेगी। जिन स्टूडेंट्स ने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है वो परचम क्लासेस ऐप से इसको ले लेंगे, और जिन्होंने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ है वो parchamclasses.in पे जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे। तो जो स्टूडेंट्स ने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है उनको कंपाइल्ड फॉर्मेट में पूरा मटेरियल एक जगह मिल जाएगा। जिन्होंने नहीं लिया हुआ उनको क्वार्टरली बेसिस पे पीडीएफ डाउनलोड करने पड़ेंगे, और समय समय पे उनको ध्यान रखना पड़ेगा कि वीडियोस के पीडीएफ, इनका पीडीएफ आ गया है नहीं आ गया है। ठीक है, बाकी कंटेंट दोनों में सेम रहेगा। कुछ कोर्सेज चल रहे हैं। एक एसएससी जनरल अवेयरनेस का कोर्स चल रहा है जिसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जीके सब कुछ कवर किया जा रहा है। बिल्कुल रिकॉर्डेड फॉर्मेट में डे 1 पे सिलेबस आपके हाथ में होगा। इकोनॉमी का कोर्स चल रहा है, रोजाना मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, 0 से हाई लेवल तक का कोर्स है। दोनों ही कोर्सेज पे 10% की छूट चाहिए, देन यूज कोड पायल 10। ठीक है, तो अभी देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है। हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट। तो इसकी कहानी हमें कहाँ से शुरू करनी है वो अपने को समझनी है। ठीक है, फंडामेंटल राइट, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पूरी वीडियो मैंने रिकॉर्ड की आप लोगों के लिए, और एंड पॉइंट पे पता नहीं क्या हुआ, एकदम से मेरा पीसी ऑफ हो गया और सारी रिकॉर्डिंग करप्ट हो गई। अभी फिर से करते हैं, कोई बात नहीं। चलो अभी देखते हैं हम लोग कि फंडामेंटल राइट जो है वो कहाँ से लिया, क्या कहानी है इसको लेके। सबसे पहले तो आपको हर टॉपिक का, पॉलिटी का कुछ भी टॉपिक अगर आप करते हो तो आपको उसके पार्ट का, उसके रिलेटेड आर्टिकल्स का, और उसका सोर्स वो कौन से देश से लिया है, इन चीज के बारे में पता होना चाहिए। तो फंडामेंटल राइट जो है पार्ट 3 के अंदर आता है। ये हमने यूएस के बिल ऑफ राइट्स से लिया है। यूएस के बिल ऑफ राइट्स से हम लोगों ने लिया है, और ये आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 से डील करता है। आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 के बीच में डील करता है। ठीक है, अब ये बिल ऑफ राइट का क्या माजरा है पहले ये देख लेते हैं। देखो, यूरोप में लगभग 14th सेंचुरी का समय मैं आपको बता रही हूँ। किंग जॉन 5 थे, और उनके खिलाफ लोगों ने विद्रोह कर दिया और कहा कि हमको हमारे अधिकार चाहिए, हमको राइट्स चाहिए। पहली बार राइट्स शब्द सुनाई दे रहा था। अब किंग जॉन ने देखा इतना ज्यादा रिवोल्ट है, तो इन्होंने क्या किया, एक चार्टर बना दिया। एक चार्टर के ऊपर सारे राइट्स लिख दिए, लेकिन वो सब राइट्स जो है वो कंडीशनल राइट्स थे। कैसे थे वो कंडीशनल राइट थे। कंडीशन लगा दी, ऐसा करोगे तो मिलेंगे, ऐसा करोगे तो ये मिलेगा, ऐसा करोगे तो कंडीशनल राइट्स बना दे। पर कुछ तो मिला लोगों को, तो ये राइट्स दे दिए। और ये जो पेपर पहली बार तैयार हुआ राइट्स के लिए, इसको क्या कहा गया, मैग्ना कार्टा। क्या कहा गया, मैग्ना कार्टा। मैग्ना का मतलब क्या होता है, जो सुप्रीम अथॉरिटी आपको कुछ दे रही है, और कार्टा का मतलब चार्टर से आया है, यानी रूल्स से आया है। मैग्ना कार्टा इसको कहा गया। अब जब अमेरिकन रिवॉल्यूशन चल रहा था और अमेरिका को अपना संविधान बनाना था नियर बाय 1776, तो थॉमस जेफरसन ने अमेरिका के संविधान बनाया, और थॉमस जेफरसन को अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर कहते हैं। थॉमस जेफरसन को यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का फादर कहा जाता है। ठीक है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का फादर कहा जाता है। लेकिन इन्होंने बिल ऑफ राइट्स यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं डाले। फिर एक व्यक्ति आते हैं कुछ समय के बाद जिसका नाम था जेम्स मेडिसन। क्या नाम है, जेम्स मेडिसन। मेडिसन ने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बिल ऑफ राइट्स को शामिल किया। मतलब जो ये यूरोप के अंदर अधिकार दिए गए थे, इन अधिकारों में अमेंडमेंट करके खुद के कॉन्स्टिट्यूशन में एक चैप्टर ऐड किया जिसको बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना गया। तो ये जो बिल ऑफ राइट्स है, अब भारत के संविधान में कैसे आते हैं। जब भारत का संविधान बन रहा था तो इंडिया ने देखा ये चीज तो हमको भी अपने लोगों को देनी है, और हमने इसका नाम बदल के फंडामेंटल राइट रख दिया। तो इस तरीके से हमने बिल ऑफ राइट्स से ये फंडामेंटल राइट लिए गए हैं। अब ये फंडामेंटल राइट कहीं ना कहीं मैग्ना कार्टा से बिलोंग करता है, इसलिए हम अपने फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं भारत के फंडामेंटल राइट को। कहीं ना कहीं ये यूरोप के मैग्ना कार्टा से ही बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, अब
बाकी बातें समझते हैं इसके बारे में। अब देखिए, जो फंडामेंटल राइट है, सबसे पहले तो ये जानो कि इसका नाम फंडामेंटल क्यों रखा, इनको क्यों फंडामेंटल कह रहे हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ योर लाइफ, आप क्या बताएंगे? सेल, कोशिका। क्योंकि सेल के बिना टिश्यू नहीं, टिश्यू के बिना ऑर्गन नहीं, ऑर्गन के बिना ऑर्गन सिस्टम नहीं, पूरा सिस्टम फेल, इंसान बना ही नहीं। तो जिंदगी की बेसिक इकाई, मूलभूत इकाई क्या है? हमारी कोशिका, हमारा सेल। ऐसे ही अगर आपसे कोई पूछ ले आपकी जिंदगी में क्या क्या जरूरी है, आप कहोगे सोना, खाना, पीना, घूमना, पढ़ना, इंटरनेट यूज करना, न्यूज सुनना, न्यूज सरकार के खिलाफ बोलना, वोट देना, ये सारे आपके मौलिक अधिकार ही तो है। ये सारे आपके मौलिक अधिकार ही तो है, जिसके बिना तुम्हारी जिंदगी चल ही नहीं सकती। घूमना फिरना, जीना, खाना पीना, सोना, बोलना, ये सब ही तो है मौलिक अधिकार। ये आपकी जिंदगी के लिए जरूरी है। ये नहीं है तो आप कुछ नहीं हो। इसलिए इनको फंडामेंटल कहा, इसलिए इनको मौलिक कहा। तो फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल क्यों कहा, ये हमने जाना। ठीक है, कहां से लिए पता लगा, क्या कहानी थी मैग्ना कार्टा के पीछे पता लगा। अब इसके फीचर्स को पढ़ते हैं, मौलिक अधिकारों के फीचर्स को पढ़ते हैं, मौलिक अधिकारों के गुण धर्म को पढ़ते हैं। भारत के अंदर जो फीचर्स है मौलिक अधिकारों के, सबसे पहले है दीज आर नॉट एब्सोल्यूट। इसका मतलब नॉट एब्सोल्यूट, मतलब कि ऐसा नहीं है कि हर परिस्थिति में आपको आपके मौलिक अधिकार मिलेंगे ही। बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस इसके ऊपर लगी हुई है। जैसे मैं कह दूं मुझे तो बोलने का अधिकार है और मैं पटर पटर किसी को गाली गलौज किए जाऊं, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रही हूं, तो पकड़ के मेरी गुद्दी स्टेशन ले जाएंगे मुझे। वहां मैं ये नहीं कहूंगी मेरा मौलिक अधिकार है बोलने का। आपको बोलने का अधिकार है, लेकिन अगर आपके बोलने से किसी को डिफेम फील हो रहा है, किसी की डिफेम यानी मानहानि हो रही है, तो आपसे आपका मौलिक अधिकार छीन लिया जाएगा। आप ये नहीं कर सकते। बोलने का अधिकार है तो तरीके से बोलो, ठीक है। दूसरी चीज, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं, कोई फौजी है, कोई आर्मी पर्सनल है, आर्मी पर्सनल कहे मुझे तो बोलने का अधिकार है, और आतंकवादियों की सारी प्लानिंग, यानी जो हमको आतंकवाद के खिलाफ अभी प्लानिंग करनी है, वो सारी प्लानिंग पहले ही न्यूज में बता दे और कहते मेरा तो बोलने का अधिकार है। इससे आपके देश की सिक्योरिटी को खतरा है। समझ रहे हैं? आप बताएं, आप खड़े होके पब्लिक प्लेस पे या कहीं पे भी बोल रहे हैं भारत तेरे टुकड़े करेंगे, भारत के हम यूं करेंगे, ये सब चीजें नहीं है कि आपको बोलने का अधिकार है तो आप कुछ भी बोलोगे। बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस इसके ऊपर लगी हुई है। जैसे अगर आपके बोलने से पब्लिक ऑर्डर को खतरा है, आपको आपके बोलने से देश की सिक्योरिटी, देश की इंटीग्रिटी को खतरा है, आपके बोलने से किसी को मानहानि हो रही है, तो आपसे आपका बोलने का अधिकार रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, छीन लिया जाएगा। समझ रहे हो? इसका मतलब ये एब्सोल्यूट नहीं है, हर जगह लगेंगे जरूरी नहीं। अब कुछ लोग कहते हैं लॉकडाउन लगा दिया, हमसे हमारा मौलिक अधिकार छीन लिया घूमने फिरने का, ट्रेन बंद है, राइट टू एक्सेस ट्रेन हमारा मौलिक अधिकार है, हमसे छीन लिया सरकार ने। अरे क्यों नहीं छीनेगी? क्योंकि ये एब्सोल्यूट नहीं है, हर परिस्थिति में आपको मिले जरूरी नहीं है। बाहर निकलने से आपके पब्लिक को नुकसान था, आपकी हेल्थ को नुकसान था। तो जहां पे पब्लिक ऑर्डर खराब होगा, जहां पे जन प्रतिनिधि, जहां पे आम नागरिक को नुकसान होगा, कोई भी वो मौलिक अधिकार आपसे छीन लिया जाएगा। तो उस वक्त घूमने से ज्यादा जरूरी अंदर रहना था, तो लॉकडाउन लगा दिया गया, क्योंकि बाहर निकलते तो आपके हेल्थ को नुकसान था, तो आपसे आपका घूमने का अधिकार छीन लिया गया। तो यानी एब्सोल्यूट नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस है समय समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार। तो ये तो पहला फीचर था। दूसरा फीचर, दीज आर जस्टिसिएबल। क्या है ये जस्टिसिएबल है, न्यायोचित है, जस्टिसिएबल है। इसका मतलब हमको सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट। ऐसा नहीं है पहले लोअर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर जाके सुप्रीम कोर्ट। डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाओगे आप अगर आपके मौलिक अधिकार आपसे छीन लिए जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट तुरंत प्रभाव से रिट जारी करके आपको आपके मौलिक अधिकार दिलाएगी। तो इसको कहते हैं ये जस्टिसिएबल है नेचर में। तीसरा, दीज आर अगेंस्ट स्टेट। दीज आर अगेंस्ट स्टेट, ये स्टेट के खिलाफ है। इसका मतलब क्या हुआ? स्टेट के खिलाफ होने का क्या मतलब हुआ? मौलिक अधिकारों की जब आप एसेंस पढ़ोगे, जब इसका नेचर पढ़ोगे, तो आपको ये पता लगेगा ये हर जगह क्या कह रहा है। हर जगह कह रहा है दैट स्टेट यू शुड नॉट डू दिस, स्टेट यू कैन नॉट डू दिस, स्टेट यू शैल नॉट डू दिस। मतलब हर जगह ये स्टेट को रोक रहा है। स्टेट आप किसी से बोलने का अधिकार नहीं ले सकते, आप किसी से नौकरी करने का अधिकार नहीं ले सकते, स्टेट आप किसी से घूमने फिरने का अधिकार नहीं ले सकते, आप किसी से सोने का अधिकार नहीं ले सकते। यानी हर वक्त स्टेट को क्या कह रहा है? स्टेट तुम ये नहीं कर सकते, स्टेट तुम वो नहीं कर सकते, स्टेट को रोक रहा है। इसलिए मैंने कहा दीज आर अगेंस्ट स्टेट, ये राज्य के विरुद्ध है। फिर उसके बाद चौथी फीचर, इसका फोर्थ फीचर क्या है? चौथा फीचर ये है दीज आर नेगेटिव इन नेचर।
नेगेटिव का मतलब क्या है? नेगेटिव का मतलब यहाँ स्टेट को कुछ ना करने को कहा जा रहा है। स्टेट तुम्हें ये नहीं करना, स्टेट तुम्हें वो नहीं करना, तुम लोगों को परेशान नहीं कर सकते, आप लोगों को नौकरियां देने से नहीं रोक सकते। नहीं 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 आ रहा है हर जगह, इसलिए नेगेटिव है। जब डीपीएसपी पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि जो स्टेट है, यू शुड डू दैट, यू शुड डू दिस। डीपीएसपी में स्टेट आपको इक्वल वर्क इक्वल वेज देना होगा, स्टेट आपको स्टैंडर्ड लिविंग जितने वेजेस देने होंगे, स्टेट आपको ह्यूमेन और जस्ट कंडीशन में काम करने का अधिकार देना होगा। वहां कह रहे हैं स्टेट आपको ये करना होगा, मतलब कुछ करने को कह रहे हैं। स्टेट यू शुड डू समथिंग, कुछ करने को कह रहे हैं डीपीएसपी में, राज्य के नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, इसलिए वो पॉजिटिव है नेचर में। लेकिन यहाँ स्टेट को रोका जा रहा है कि तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, यानी कि ये नेगेटिव है नेचर में। ठीक है। फिफ्थ फीचर है दे डू नॉट नीड ऑफ एनी लीगल बैकिंग। क्या मतलब इस चीज का? जैसे एक उदाहरण से मैं आपको बताऊं कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसमें आर्टिकल है एक, आर्टिकल 49 क्या आर्टिकल 48 कि आपको आपके एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, आपको स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन करे। ये एक आर्टिकल है, लेकिन ये लागू कब होगा? जब एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बनाया गया। इस चीज को लागू करवाने के लिए हमको एक कानून बनाना पड़ा। लेकिन अगर मुझे कोई अछूत कह रहा है, मुझे कोई अनटचेबल कह रहा है, तो कानून की जरूरत नहीं है, मेरा आर्टिकल 17 वायलेट हो गया, तो उस बात को हम वहीं खारिज कर देंगे कि भाई इनका मौलिक अधिकार इनसे छीन लिया है, आप ऐसा नहीं कर सकते। समझ रहे हो बात को? मुझसे मेरे को पढ़ाने से रोका जा रहा है। मान लो यूं कहेंगे कि आप पढ़ा नहीं सकती, अकेडमिक या योग्यता की बात नहीं कर रही, भाई आप ये बिजनेस नहीं कर सकती, तो मैं सीधा कहूंगी मेरा आर्टिकल 19 छिन रहा है। मुझे अलग से कानून, कोई एक्ट बनाने की, कोई लॉ बनाने की नीड नहीं है फंडामेंटल राइट्स को लागू कराने के लिए, इंप्लीमेंट कराने के लिए। इसलिए लिखा दे डू नॉट नीड एनी लीगल बैकिंग। ठीक है, सही समझ आ रहा होगा आप लोगों को? तो एक बार हम अपनी स्लाइड पे चलें, देखते हैं कौन कौन से फीचर हमको देखने हैं। ये कह रहा है कि ये मैग्ना कार्टा है इंडिया के, समझ आता है, पार्ट 3 में है, आर्टिकल 12 से 35 में है। भारत का संविधान इस चीज की परमिशन देता है कि आपको आपके मौलिक अधिकार मिलेंगे, यानी दीज आर गारंटेड बाय द लॉ ऑफ लैंड। ठीक है। उसके बाद फीचर्स, ये जस्टिसिएबल है, ये नॉट एब्सोल्यूट है, अडॉप्ट किए हैं यूएस के बिल ऑफ राइट से, एक्शन अगेंस्ट स्टेट है, और वेरी इंपॉर्टेंट ये अमेंडेबल है। हम मौलिक अधिकारों को अमेंड कर सकते हैं, मौलिक अधिकारों को बदल सकते हैं। ये मैंने अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं ताकि आपको ये टॉपिक थोड़ा अपना सा लगे कि हाँ ये हमारा टॉपिक है। मैम ने हैंड राइटिंग में, मतलब एक बिल्कुल ही साधारण तरीके से हम समझ रहे हैं, और वो स्कूल वाली फीलिंग आपको आनी चाहिए, बिकॉज स्कूल में बच्चा सबसे अच्छा पढ़ सकता है। ये बाद में तो चकाचौंध भरी दुनिया ने दिमाग ठस कर दिए हैं, तो इसीलिए मैं पहले आपको बोर्ड पे समझाती हूँ। इन टेक्निकल स्लाइड्स के बदले मैं बोर्ड पे समझाना ज्यादा बेटर समझती हूँ, ताकि आप लोग, मेरी हैंड राइटिंग जब मैं लिख रही हूँ आपके दिमाग में वो चीजें फीड हो रही है, तो इसलिए मैंने ये अपने हैंड रिटन नोट्स यहाँ पे आप लोगों के लिए डाले। तो यहाँ पे फीचर्स कौन कौन से हैं वो हमने समझे। ठीक है, अमेंडेबल है, आप इसमें संशोधन कर सकते हो मौलिक अधिकारों में। समझेंगे इसके लिए भी कब से क्या कुछ संशोधन हम कर सकते हैं। अब देखते हैं कि कितने मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में है, कितने फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। पहले टोटल 7 फंडामेंटल राइट थे। आर्टिकल 14 से 18, आर्टिकल 19 से 22, आर्टिकल 23 और 24, आर्टिकल 25 से 28, आर्टिकल 29 और 30, आर्टिकल 31, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 33 से 35। ठीक है, तो ये 6 मौलिक अधिकार थे, 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन जो ये आर्टिकल 31 है, इसको यहां से हटा दिया, इसको यहां से रिपील कर दिया, और यहां से रिपील करने के बाद इसको आर्टिकल 300A में ले गए। ये क्या था? ये आपका राइट टू प्रॉपर्टी था। क्या था? ये राइट टू प्रॉपर्टी है, संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। आर्टिकल 300A में ले गए, अब ये आपका मौलिक अधिकार नहीं रहा, ये अब आपका एक लीगल राइट बन गया है। इसलिए अब 7 में से 1 अगर मैं घटा दूंगी तो आज के दिन 6 फंडामेंटल राइट है। कौन कौन से ये 6 फंडामेंटल राइट है उनकी बातें हम करते हैं। आर्टिकल 14 से 18 राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार है।
1922 राइट टू फ्रीडम, आजादी का अधिकार है। 23-24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अगर हमारा कोई एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है तो हमें अधिकार है, मौलिक अधिकार है उस एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ आवाज उठाने का। 25 से 28 राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। रिलीजियस फ्रीडम, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 29-30 क्या कहता है? कल्चरल और एजुकेशनल राइट की बात करता है। कल्चरल और एजुकेशनल के हर इंसान को अपने कल्चर को, अपनी स्क्रिप्ट को, अपनी भाषा को, अपनी शिक्षा को रीजनल लैंग्वेज में करने का अधिकार है और उनके प्रिजर्वेशन का अधिकार है। आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की बात करता है कि अगर आपको आपके मौलिक अधिकार नहीं मिलते, अगर आपको आपके मौलिक अधिकार नहीं मिलते तो उपचार क्या है उसका। तो सुप्रीम कोर्ट आपको कुछ पावर्स देती है, उसकी बातें हम यहाँ पे करेंगे। आर्टिकल 33 से 35 के अंदर एक्सेप्शंस गिवन है। क्या गिवन है? एक्सेप्शंस, कुछ अपवाद गिवन है, उसकी बात हम करेंगे। तो कौन कौन से 6 मौलिक अधिकार आज के दिन हैं उनकी हम बात करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, और ये 6। तो ये 6 मौलिक अधिकार आपको मिले हुए हैं आज के दिन। पहले 7 थे, अभी 8 है। ये जो रिपील किया गया है, ये एक्शन जो लिया गया है, ये कैसे लिया गया है? ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से किया गया है। यहां से इसको हटा के इसको आर्टिकल 300A में शामिल कर दिया गया है। इसको एक लीगल राइट बना दिया। समझेंगे फंडामेंटल राइट नहीं रहा तो क्या हुआ, लीगल राइट है तो क्या हुआ, ये सब चीजें समझेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये सब बातें आपको स्लाइड में भी दिख रही हैं। 14 से 18, 19 से 22, 30, 24, 25 से 28, 29, 30, ये सब चीजें जो मैंने समझाई है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। और बच्चे पूछते हैं कि मैम पीडीएफ, तो पीडीएफ आपको हमारी perchamclasses.in से मिल जाएगी। ठीक है, तो वहां पे से आप ये पीडीएफ भी ले सकते हो। अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट। अब फंडामेंटल राइट्स को मैंने कहा अमेंड कर सकते हैं, पर कब से और सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टैंड है इसको लेके, इसकी अमेंडेबिलिटी को लेके, उसको जानते हैं। देखो 1967 से पहले कोई रोक टोक नहीं थी, फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जाता था, कोई भी रोक टोक नहीं थी। लेकिन 1967 में गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब आता है। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्या कह देती है कि आप फंडामेंटल राइट्स को नहीं बदल सकते, क्योंकि ये हमारे पूर्वजों ने, हमारे एंसेस्टर्स ने दिए हैं, ये पवित्र हैं, ये परमानेंट हैं, आप इनको नहीं बदल सकते। ये सैक्रोसेंक्ट है, पवित्र है, ये परमानेंट है, आप इनको नहीं बदल सकते। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कह दिया। तो अब 1971 में मैडम इंदिरा गांधी बहुत कुछ बदलाव करना चाहती थी। उनकी जो ख्याति है चरम सीमा पे थे इस वक्त बांग्लादेश को आजादी वो दिला चुकी थी, और अब हर जगह इंदिरा गांधी, कांग्रेस के नारे लग रहे थे। और मैडम इंदिरा गांधी ने 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 का पास कर दिया, जिसके अंदर लिखा कि हम संविधान के किसी भी भाग को बदल सकते हैं, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, बोले ऐसे कैसे बदल सकती हूँ, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया कि हम फंडामेंटल राइट को बदल सकते हैं आर्टिकल 368 का यूज करके। लेकिन 1973 में केशवानंद भारती केस आता है, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ठीक है मैम प्रधानमंत्री साहिबा, बिल्कुल आप बदल सकती हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ सकती। आप फंडामेंटल राइट्स तो बदल सकती हैं, उसमें अमेंडमेंट कर दो, कुछ घटा दो, कुछ बढ़ा दो, लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ेंगी, आप बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, ये बात मैडम इंदिरा गांधी ने पूछी। सुप्रीम कोर्ट से कहा कि व्हाट डू यू मीन बाय बेसिक स्ट्रक्चर। बोले वो मैं डिसाइड करूंगा, वो मैं बताऊंगा कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, समय समय पे कुछ चीजें इसमें ऐड करता रहूंगा। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है ये सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है कि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या चीजें लेनी है। और ये कह दिया कुछ भी बदलो संविधान का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को, मूलभूत आधार को, ढांचे को नहीं बदल सकते। ठीक है, जैसे फेडरलिज्म, संघवाद, ये हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर है। अब कल को कोई आके ये कह दे कि सारी शक्ति केंद्र के हाथ में है, राज्य के हाथ में कुछ नहीं है, तो कोई कर ही नहीं सकता ये काम, बिकॉज फेडरलिज्म इज और बेसिक स्ट्रक्चर, इसको कोई चेंज कर ही नहीं सकता। ठीक है, कोई कह दे कि आर्टिकल 32 छीन रहे हैं आपसे, आप रिट जारी नहीं करवा सकते, आपके मौलिक अधिकार अगर आपसे छीन ले, आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। अगर कोई ऐसा कह दे, कर ही नहीं सकता कोई ऐसा संशोधन, क्योंकि ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। तो बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदल के बाकी आप कुछ भी बदलें, ऐसी बात सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में कह दी।
अब हम आर्टिकल 12 से 35 के अंदर क्या क्या है वो सब बातें यहाँ पे लिखी हुई है। आर्टिकल 12 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट है, आर्टिकल 13 में नेगेटिव डेफिनेशन ऑफ लॉ है। पहले इन दो की बात करते हैं। आर्टिकल 12 क्या कहता है? अभी हमने देखा दैट दीज आर अगेंस्ट स्टेट। ये क्या है? ये अगेंस्ट स्टेट है, राज्य के विरुद्ध है। ये राज्य के विरुद्ध है, मौलिक अधिकार जो है वो राज्य के विरुद्ध है, अगेंस्ट स्टेट है। अब किसी मेरे जैसे अनपढ़ इंसान ने ये पूछ लिया कि यार तुम बार बार स्टेट को परेशान कर रहे हो, स्टेट तुम ये नहीं कर सकते, स्टेट तुम वो नहीं कर सकते, स्टेट तुम ऐसा नहीं करोगे, वैसा नहीं करोगे। यार ये स्टेट क्या होता है? व्हाट इज स्टेट? स्टेट होता क्या है? किसको कह रहे हो तुम? तो भीमराव अंबेडकर ने, पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने आर्टिकल 12 में, यानी मौलिक अधिकार शुरू होने से पहले ही आर्टिकल 12 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट बता दी कि हम स्टेट कहते किसको हैं। स्टेट कोई भी वो चीज होगी जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जुड़ी होगी। इसके अंदर आपकी पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली, म्युनिसिपैलिटी, लोकल पंचायतें, कोई और ऐसी अथॉरिटी जो भारतीय सरकार से जुड़ी हुई है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ये सब स्टेट के अंदर आ गई। ठीक है, मेरी प्राइवेट परचून की दुकान जो है वो स्टेट नहीं है, वो स्टेट नहीं है। ठीक है, स्टेट क्या है? जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भारत सरकार से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, उसको स्टेट कह रहे हैं। तो ये जो स्टेट है ये आपके मौलिक अधिकार आपसे नहीं ले सकता। तो स्टेट क्या है उसकी परिभाषा आर्टिकल 12 में लिख दी। अब मेरा एक दोस्त, ठीक है, वही वाला दोस्त जिसका नाम है पपलू, अब दोस्त के दिमाग में एक सवाल आया बहुत गंभीर। दोस्त ने कहा कि अंबेडकर साहब मुझे ना एक बात बताइए, आप कह रहे हो कि स्टेट क्या है? कोई भी वो चीज जो भारत सरकार से जुड़ी हुई है। बोले हाँ जी। बोले सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार से जुड़ा हुआ है क्या? बोले हाँ जी है, भारत सरकार से जुड़ा हुआ है। ये स्टेट कैसे हो सकता है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो फांसी की सजा देता है, सुप्रीम कोर्ट तो किसी को जेल में जाने की सजा देता है, बंदी बनाने की सजा देता है, किसी से उसकी जिंदगी का अधिकार छीन रहा है, किसी से उसकी आजादी छीन रहा है। आपने कहा स्टेट किसी से मौलिक अधिकार नहीं छीन सकता, पर यहाँ तो साफ साफ कोर्ट्स जो है, चाहे वो लोअर कोर्ट है, चाहे वो हायर कोर्ट है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, वहां पे लोगों के मौलिक अधिकार छीने जा रहे हैं, फांसी दे रहे हैं, जेल दे रहे हैं। तो अंबेडकर साहब कह रहे हैं कि भैया ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे तो क्राइम बढ़ेगा, सजा तो देनी पड़ेगी ना, फांसी की, जेल जाने की, या और भी कोई पनिशमेंट है वो सजा तो देनी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट को। तो बोले फिर सुप्रीम कोर्ट स्टेट कैसे हो सकता है? आपने कहा स्टेट मौलिक अधिकार नहीं ले सकता, पर सुप्रीम कोर्ट तो मौलिक अधिकार लेता है। तो भीमराव अंबेडकर ने क्लियरली ये कह दिया कि जो जुडिशरी है वो स्टेट की परिभाषा में नहीं है। जुडिशरी इज नॉट अंडर डेफिनेशन ऑफ स्टेट। इस चीज को याद रखोगे। देखो स्टूडेंट, एक ना बात याद रखना, मैं ना आपको ऐसा नहीं कर रही कि बस रट लो आर्टिकल 12 ये कह रहा है, आर्टिकल 13 ये कह रहा है। मैं आपको एसेंस बताना चाह रही हूँ कि हमारे फोर फादर्स चाहते क्या थे भारत से। बहुत आसान नहीं है आप भविष्य को सोच के और ये ग्रंथ लिखना, पूरा इतना बड़ा संविधान जो एक पवित्र ग्रंथ है हमारे लिए, बहुत आसान नहीं है। हम कल होने क्या वाला है वो ही नहीं सोच पाते, रात में क्या हमें कहाँ जाना है, क्या खाना है वो ही नहीं सोच पाते। और उन्होंने देखो आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी की समस्याओं को सोचते हुए हमारे संविधान के अंदर डाल दिया। और यहाँ पे क्या लिख दिया कि आर्टिकल 12 जो है उसके अंदर स्टेट की डेफिनेशन में जुडिशरी नहीं आएगा। तो ये आर्टिकल 12 आपको डेफिनेशन ऑफ स्टेट बताता है। ठीक है, आर्टिकल 12 डेफिनेशन ऑफ स्टेट बताता है। ठीक, अब इसके बाद आर्टिकल 13 आपको नेगेटिव डेफिनेशन बता रहा है, लॉ की नेगेटिव डेफिनेशन बता रहा है। क्या है आर्टिकल 13 उसको जानो। ये नेगेटिव डेफिनेशन का मतलब क्या है? नेगेटिव डेफिनेशन ऑफ लॉ ये बताता है आर्टिकल 13। ये क्या कहता है? कहता है कि आर्टिकल 13 ऐसा नहीं बता रहा कि लॉ क्या है, आर्टिकल 13 ऐसा बताता है कि लॉ क्या नहीं है। आर्टिकल 13 ये नहीं बताता कि लॉ क्या है, आर्टिकल 13 ये बताता है कि लॉ क्या नहीं है। नहीं समझे? आर्टिकल 13 में सीधी सीधी बात लिखी हुई है, कोई भी बात, कोई भी मुद्दा, कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी रूल, कोई भी लॉ, कोई भी बाय लॉ, कोई भी कस्टम, कोई भी ट्रेडिशन, कोई भी ऐसी चीज जो पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को वायोलेट करती है वो चीज नल एंड वॉइड है।
वो चीज लॉ हो ही नहीं सकती, वो चीज कानून हो ही नहीं सकती, वो चीज नल एंड वॉइड है। तो कोई भी वो चीज, अब जब भी कानून बनता है, कोई नया नियम बनता है, तो जुडिशरी का एक ही काम है, ये चेक करना कि उससे मौलिक अधिकार तो नहीं छीन रहे। अगर मौलिक अधिकार पे जरा भी प्रभाव पड़ रहा है तो उनको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है, और अगर मौलिक अधिकार नहीं छीन रहे तो उनको लागू होने दिया जाता है भारत के अंदर। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, पार्ट 3 बता रहा है कि मतलब आर्टिकल 13 क्या कह रहा है कि कोई भी वो मुद्दा, नोटिफिकेशन, रूल, लॉ, बायलॉ, कस्टम, ट्रेडिशन लॉ नहीं है जो पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते हैं, ऐसी सब चीजों को हम नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। यानी नेगेटिव डेफिनेशन दी है उन्होंने, कहा है लॉ क्या नहीं है। ठीक है, लॉ क्या नहीं है। अब किसी ने पूछ लिया संविधान तो 1950 के बाद लागू हुआ है, मेरा ये पपलू दोस्त फिर आ गया, बड़ा दिमाग है इस मेरे दोस्त में, सवाल बढ़िया बढ़िया पूछता है। ठीक है, तो इसने क्या पूछ लिया कि संविधान तो 1950 के बाद लागू हुआ है, 1950 के बाद लागू हुआ है, अब उससे पहले ही इतने सारे आईपीसी, सीआरपीसी, पता नहीं क्या क्या बन चुका, इतने सारे रीति रिवाज, सती प्रथा, ये प्रथा, वो प्रथा, घूंघट प्रथा, बहुत सारी प्रथाएं पहले ही चल रही थी। उसका क्या होगा जो 1950 से पहले कस्टम, ट्रेडिशन, जो भी रूल्स रेगुलेशन चल रहे थे, क्योंकि भारत के अंदर ज्यादातर जो लॉ है, कॉडिफिकेशन ऑफ लॉ अंग्रेजों के समय के है, जो अब तक भी नहीं बदले, उनका क्या होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने यानी हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में साफ साफ ये लिख के कहा कि कोई भी वो चीज जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल है या कोई भी वो चीज जो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल है, प्री है या पोस्ट है, कोई भी है, संविधान बनने से पहले का कोई नियम है, संविधान बनने के बाद का कोई नियम है, कोई भी नियम आज के दिन अगर पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को वायलेट करता है तो उसको हम नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। यानी आर्टिकल 13 ये बात कहता है। और यहीं से डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक और बात का पता लगता है। पता कैसे लगेगा कि पार्ट 3 को वायलेट कर रहा है, नहीं कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट पता लगाएगी, सुप्रीम कोर्ट उस कानून को चेक करेगी, सुप्रीम कोर्ट उसका रिव्यू देगी। ठीक है, यानी यहाँ पे पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू भी लिखी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है बने हुए कानूनों को चेक करने का, अपना जुडिशियल रिव्यू देने का। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि कौन सा आर्टिकल भारतीय संविधान का ऐसा है जो जुडिशियल रिव्यू से बिलोंग करता है, तो आर्टिकल 13 आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको इतनी क्लास समझ आई है। बहुत डिटेल में आज के दिन हम पहुंच गए हैं वैसे तो, लेकिन मेरा मन तो नहीं था, बट ठीक है, पढ़ाते पढ़ाते कई बार जोश आ जाता है कि बस ये भी बता दो, वो भी बता दो। हालांकि टू द पॉइंट स्टडी हमें करना था, रिस्ट्रिक्ट रहना था, बट कोई बात नहीं, इट्स ओके, कुछ आप लोगों के लिए पॉजिटिव है। आर्टिकल 12, आर्टिकल 13 हमने कर लिया। आर्टिकल 14 से लेके आगे की कहानी अगले सेशन में हम करेंगे। कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए मैंने दिए थे, ये सोचा था कि इतने सारा चीज हमारा हो जाएगा, लेकिन हम आज जितना काम कर सके हमने किया। ये क्वेश्चन ऑफ द डे अगर आपको आता है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस इज गारंटीड अंडर। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस मैंने अभी नहीं बताया है, लेकिन आपको मैंने अभी बताया नहीं है ये, पर अगर किसी को पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में इसका कमेंट करना। एक ये सवाल है, एक क्वेश्चन आउट ऑफ द सीरीज डाला था मैंने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एम टू इस्टेब्लिश द डीपीएसपी। डीपीएसपी को इस्टेब्लिश करने का क्या एक उद्देश्य नहीं है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, दोनों में से अगर आपको आंसर आते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। ठीक है, मैं आप लोगों के कमेंट्स का इंतजार करूंगी। आर्टिकल 12, आर्टिकल 13 हमने पढ़ लिया, अब समय नहीं लगेगा क्योंकि हमने बेस समझ लिया। बेस समझ लिया, अब जल्दी जल्दी सारे आर्टिकल्स कवर हो जाएंगे। मिलेंगे बहुत जल्दी नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।